हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन एट क्लिक में। हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना था और उसके तहत हमने समता के अधिकार को बहुत ही अच्छे से पूरा किया था। आर्टिकल नंबर 12 से 18 के बीच में जो भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के लिए, उनको भी हमने देख लिया था। तो भारत के संविधान के ऊपर हमने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है, आप सॉल्यूशन एट क्लिक के ऊपर बनी हुई इस प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हम आरंभ करते हैं भारत के संविधान के इस फंडामेंटल राइट्स के बाकी बचे हुए हिस्से। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और फिर बचे हुए बाकी आर्टिकल्स भी हम कर लेंगे, समय बचा तो मौलिक अधिकारों के तहत अगला भाग आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके आर्टिकल्स 19 से लेकर 22 नंबर तक हैं। 19वां आर्टिकल बताता है वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जिसको हम अपनी भाषा में बोल देते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। बाकी इसके अलावा इसमें और भी उपखंड है, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, संघ या सोसाइटी बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की, भारत में कहीं भी बस जाने की, और अगला उपखंड है किसी भी तरह का कारोबार करने की आज़ादी। तो ये सब आज़ादी हमें स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल नंबर 19 प्रदान करता है। लेकिन भाई अगर इतनी आज़ादी मिल जाएगी तो फिर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा, कहीं भी सम्मेलन करने बैठ जाएगा, किसी भी तरह का संघ बना लेगा, प्रधानमंत्री निवास में भी घुस जाएगा, राष्ट्रपति आवास में भी चला जाएगा। कहने का मतलब है कि भारत के संविधान ने संसद को कुछ ऐसे भी कानून दिए हैं या कुछ ऐसी भी शक्तियां दी हैं जिसके तहत अगर वो देखती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, हमारे विदेशी राज्यों के साथ संबंध है, उनके ऊपर कोई चोट पहुंचा रही है, तो उनके ऊपर भी वो युक्त कानून बना सकती है। और इस तरह का बनाया हुआ कानून मौलिक अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन नहीं कहलाएगा। ऐसे ही सम्मेलन करने का अधिकार तो मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहीं भी प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाएं। अगर संसद को लगता है कि कोई भी सम्मेलन लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको वह वहीं पर रोकने के लिए या उसको काबू में करने के लिए भी कानून बना सकती है या एक्शन ले सकती है। तो सर्वत्र आवास संचरण के मामले में भी संसद कानून बना सकती है। भारत की कुछ जनजातियों को संरक्षण प्रदान करने के मामले में भी कानून बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो संविधान में यही लिखी गई है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दोष में सिद्ध पाया जाता है, यानी दोषी पाया जाता है, तो जिस दिन दोष की सज़ा सुनाई जा रही है उस दिन उस दोष के लिए जो अधिकतम सज़ा है कानून उसको वही दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो किसी व्यक्ति ए ने आज कोई अपराध कर दिया और आज से 5 साल बाद उसकी सज़ा बना के मृत्युदंड दे दी, तो कानून उसको बुलाएगा कि आपने उस दिन ही अपराध किया था, तो चलिए आपको फांसी पर लटका देते हैं। ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। और अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसको अभियुक्त के तौर पर रखा गया है, तो कानून उसको ज़बरदस्ती यह नहीं बोल सकता कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दीजिए। वह व्यक्ति 1000 बार यह कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ, तो कानून को ये मानना पड़ेगा कि वह निर्दोष है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। और यह जिम्मेदारी कानून की है कि वह सिद्ध करे कि यह व्यक्ति अपराधी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भारत का संविधान की अनुच्छेद 20 हमें प्रदान करता है। अगला अनुच्छेद है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जब हमारे संविधान में इस आर्टिकल को लिखा गया था तब इसका दायरा इतना विस्तृत नहीं था जो आज हो चुका है। आज तो कोई व्यक्ति जाके बोलता है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत होने की वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है कि यह मेरा स्वस्थ तौर पर जीने के अधिकार के खिलाफ है। तो उच्चतम न्यायालय भी सरकार को निर्देश देती है कि इस तरह के कार्य किए जाएं कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाए। समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को ये बोला जाएगा कि तुम्हारे कुत्ते ने मेरी बिल्ली को मार दिया तो चलो इसकी सज़ा यह है कि आपको फांसी पर लटका दिया जाए। कानून के अनुसार जो सज़ा है उसी के हिसाब से उसको उसके प्राणों से वंचित किया जाएगा, नहीं तो नहीं। यह बोलता है आर्टिकल नंबर 21
और इसी 21 के तहत 21 कह जोड़ा गया बाद में शिक्षा का अधिकार कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगा और राज्य विधि द्वारा इस तरह के उपबंध करेगा कि हर बच्चे को जो 6 साल से 14 साल तक का है उसको मुफ्त शिक्षा मिल सके। और यह अनुच्छेद हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अब अगला आर्टिकल आता है स्वतंत्रता के अधिकार का आखिरी आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, यानी उसको आप कन्फाइन नहीं कर सकते, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसको उसके परिजनों को तुरंत वो कारण बताए जाएंगे कि किस अपराध के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे की अवधि में मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत करना भी कानून की ही जिम्मेदारी है। तो चलिए अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके तहत 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23 व आर्टिकल नंबर 24। तो अनुच्छेद नंबर 23 बोलता है मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। इसके तहत बेगारी की प्रथा और बलाश्रम का प्रतिषेध किया जाता है, यानी कि किसी से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, उसको उसकी यथाविधित या यथोचित कार्य राशि देनी पड़ेगी। लेकिन इसी अनुच्छेद के तहत यह भी उपबंध किया गया है कि राज्य सार्वजनिक कार्यों के लिए अनिवार्य सेवा के लिए नागरिकों को लगा सकती है और लेकिन इस तरह का कार्य करने में वह धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग के आधार पर प्रतिषेध नहीं करेगी। और अब अगला आर्टिकल है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यह कानूनन जुर्म है। तो इस तरह से आज हमने देखे आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 24 और इसमें हमने स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकारों को अच्छे से जाना। आप इन आर्टिकल्स को रट लीजिएगा। कल हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और फंडामेंटल राइट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरी आशा के साथ ये समझ सकता हूँ कि आपको भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी मिलेंगे हम अगले पार्ट 3 के साथ जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को पूरा कर देंगे। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आप बने रहिए सॉल्यूशन एट क्लिक के साथ। हम जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट 3 के साथ जिसमें हम जानेंगे भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के बचे हुए आर्टिकल्स को। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।